हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग एचसीवी सॉल्यूशन सीरीज में आज मिल रहे हैं। किस लिए? सर्कुलर मोशन चैप्टर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करना है हम लोग को। ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 अभी डिस्कस होंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसके बाद डिस्कस होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं एचसीवी के सर्कुलर मोशन चैप्टर के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है, आइए पढ़ते हैं। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से अगर सर्कल पे चलता है तो क्या होता है। तो देखिए, कोई सर्कल पे चलता है तो क्या होता है। पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं फटाफट आपके लिए। ये सर्कल देखो हमने ड्रॉ कर दिया आपके लिए। पहला, इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ कांस्टेंट। तो पहले देखो वेलोसिटी का क्या होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन नहीं बदल रही, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी अप कभी डाउन, कभी इधर कभी उधर। तो इसकी डायरेक्शन लगातार बदल रही है। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। तो एक कांस्टेंट नहीं होगा तो एक्सेलरेशन के बारे में सोचना ही, लेकिन हम सोचने देंगे आपको। आओ एक्सेलरेशन के बारे में बात करें। यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन सेंट्रीपिटल तो होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन तो सेंट्रीपिटल बदलेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट कहाँ रहने वाला है, सर्कुलर ट्रैक पे सेंटर तरफ लगेगा, लेकिन कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेशन भी इसका बदलता रहेगा। तो क्या होगा, दोनों ही कांस्टेंट नहीं होंगे। पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब बात आती है दूसरे ऑप्शन। इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, गलत हो गया। इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, गलत हो गया। एक्सेलरेशन तो बदल रहा है। इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ चेंज, सही हो गया, क्योंकि दोनों ही बदलेंगे। हो सकता है मैग्नीट्यूड ना बदले, डायरेक्शन तो बदलेगा ही। हो सकता है कि मतलब मैग्नीट्यूड वैसे भी नहीं बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर आ गया। टू कार्स हैविंग मास m1 एंड m2 मूव इन सर्किल ऑफ रेडियस, रेडियो लिखा है, रेडियस होना चाहिए, r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली, इफ दे कंप्लीट द सर्किल इन इक्वल टाइम, मतलब टाइम पीरियड सेम है, तो एंगुलर स्पीड बताना है। तो देखो एंगुलर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 2π/t, ये होता है। समझ में आया? टाइम हो गया सेम तो ओमेगा हो गया सेम, एक का नहीं दोनों का। कुछ सोचने की जरूरत फालतू में नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है एचसीवी ऑब्जेक्टिव का। अ कार मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ रोड एज शोन इन फिगर। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना। नॉर्मल फोर्स बाय द रोड, द कार इज एन ए एंड एन बी। यहां पर एन ए है, यहां पर एन बी है, उनकी बातें करनी है। तो देखो ये कर्विकल ट्रैक पे चल रहा है, तो ये इस समय किसी सर्किल का हिस्सा होगा जिसका रेडियस ये होगा, और ये चल रहा है ये किसी बहुत बड़े सर्किल का हिस्सा होगा जिसका रेडियस खूब बड़ा सा होगा, ऐसा खूब बड़ा सा, ऐसा होगा। तो इस समय अगर हम यहां लिखना चाहें तो नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, वेट लगेगा नीचे की तरफ, और v इस तरफ है। खैर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड इधर की तरफ आएगा, सेंटर इसका इस तरफ है। तो क्या लिखेंगे, mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसको रेडियस लिख देंगे ऐसे। तो यहाँ नॉर्मल की जब बात करने जाएंगे तो नॉर्मल क्या लिखेंगे हम लोग, mg माइनस mv²/r। जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका ये वाला टर्म छोटा होगा, मतलब नॉर्मल ज़्यादा होगा, और जिसका रेडियस कम होगा उसका ये वाला टर्म ज़्यादा होगा, मतलब नॉर्मल कम होगा। इसका मतलब इसका रेडियस इस जगह पे बड़ा है, बी पे रेडियस बड़ा है, तो बी पे ये चीज़ कम होगी, तो मतलब नॉर्मल ज़्यादा होगा, तो बी पे नॉर्मल ज़्यादा होगा। एन बी ग्रेटर देन एन ए होगा। इक्वेशन लिखिए, आंसर निकालिए। इस तरह क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आइए फटाफट पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज ऑब्जर्व फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम। किसी इनर्शियल फ्रेम से इसको देखा जा रहा है। इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन शून्य होता है, मतलब वो फ्रेम जहां पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड होते हैं, एंड इज फाउंड टू मूव इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r। A particle of mass is observed from inertial frame of reference and is found to move in a circle of radius r with a uniform speed. Centrifugal force on it is, पहली बात, अगर फ्रेम इनर्शियल है
तो किसी प्रकार का कोई सूडो फोर्स होगा नहीं, और ये जिस फोर्स की बात कर रहे हैं ये है सूडो फोर्स। तो क्या इस फ्रेम में कोई सूडो फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? शून्य होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो ये सब बातें मिथ्या हैं, गलत है। सही बात ये नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स नहीं लगता और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स है। सिंपल। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ मास m rotates with uniform angular speed omega. It is viewed from a frame rotating about z-axis with angular speed omega naught. The centrifugal force on it is, तो कोई पार्टिकल अगर यहाँ पे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और कोई एक दूसरा पार्टिकल है, कोई दूसरा पार्टिकल है जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, मान लो ऐसे ही हम बनाने के लिए बना सकते हैं ऐसे कि यहाँ कहीं कोई घूम रहा होगा, ऐसे ऐसे ही घूम रहा है यहाँ पे, ये जेड एक्सिस है, मान लिया जेड एक्सिस है, ऐसे घूम रहा है ओमेगा नॉट से। ठीक है, तो इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, किधर होगा? इस तरफ होगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? ओमेगा नॉट स्क्वायर, जो भी इसका रेडियस होगा, रेडियस यहाँ मान लेते हैं ए है, तो इतना एक्सेलरेशन इसका है इस तरफ। तो इस पर बैठा हुआ कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पार्टिकल होगा, कोई भी फ्रेम होगा, वो अपने आप को क्या बोलेगा? इनर्शियल नहीं। क्या बोलेगा? वो अपने आप को बोलेगा नॉन इनर्शियल। तो इससे अटैच जो कुछ भी होगा वो अपने आप को बोलेगा नॉन इनर्शियल। अब ये आदमी इसको बता रहे हैं, देख रहा है, तो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया ना। जब कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम में होता है तो उसको क्या लगता है? वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड कराने के लिए जिसको देखता है उस पर एक सूडो फोर्स लगाता है, और सूडो फोर्स किधर लगता है? अपोजिट टू द एक्सेलरेशन लगता है, बाहर तरफ लगता है। कितना लगता है? मास इनटू एक्सेलरेशन लगता है, इतना सूडो फोर्स लगेगा। तो क्या हो जाएगा सूडो फोर्स? m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए, इतना लगेगा सूडो फोर्स। तो आंसर यहां पे क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए यहाँ पे बी। ठीक, हमने यहाँ समझाने के लिए ऐसे कोप्लेनर ले लिया, वैसे भी ले सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। समझ में तो खैर आपको आ गया होगा क्या बात हुई है। अब हम बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो आ गया, बिल्कुल मस्त। क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल इज केप्ट फिक्स्ड ऑन अ टर्न टेबल रोटेटिंग यूनिफॉर्मली। कोई एक टेबल है, ये टेबल है, ऐसे एक टेबल दे रखी मान लो, यहां पे कोई पार्टिकल फिक्स है। ठीक है, सीन फ्रॉम ग्राउंड, goes in a circle, its speed is 20 centimeter per second and acceleration is this. The particle is now shifted to a new position to make radius half of the original velocity value. The value of speed and acceleration. ठीक है, अभी क्या है? ये टर्न टेबल घूम रहा है, मान लो ये टर्न टेबल घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो इसके किसी आर डिस्टेंस पर अगर आपको वेलोसिटी निकालनी और एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या आएगा? वेलोसिटी की वैल्यू आएगी आर ओमेगा और एक्सेलरेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर आर। मतलब दोनों ही रेडियस के प्रोपोर्शनल हैं, दोनों ही रेडियस के प्रोपोर्शनल हैं। अगर रेडियस गड़बड़ करोगे तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चेंज हो जाएंगे। तो रेडियस इन्होंने क्या कर दी? हाफ। तो ये भी हाफ, ये भी हाफ, तू भी हाफ, मैं भी हाफ। किस में है ऐसा? यहाँ, यहाँ कहीं नहीं, यहाँ पहले में है, ये हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, देखो, है ना। तो अभी हम लोग करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है? वाटर इन अ बकेट इज फिल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल विद स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट। द वाटर डज नॉट फॉल डाउन इवन व्हेन द बकेट इज इन्वर्टेड एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ। वी कंक्लूड दैट इन दिस पोजिशन, क्या हो रहा होगा इस पोजिशन में? तो देखो हमने सब बना रखा पहले से इंतजाम। ठीक है, क्या है? एक बाल्टी है, घूम रही सर्कुलर ट्रैक पर, एफबीडीपी हमने लगभग बना दी। हमने क्या बोला? इस पेंदे से इस पर एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ नॉर्मल, और वेट खुद का लगेगा, वी वेलोसिटी से जा रहा है, ऐसे चल रहा होगा। तो अगर हम यहाँ डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन लिखे तो क्या लिखेगा? नेट फोर्स जो है एन प्लस एम जी है, यही बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तुम्हें सब जवाब मिल जाएगा। क्या है यहाँ पर देखिए,
पहला एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर, पहला। दूसरा एम जी इज ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर आर। अब इसको देख के तुम्हें लग रहा है कि एन इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू ये आएगा, नहीं, नॉर्मल रिएक्शन तो होगा ही, क्योंकि ये अभी गिर नहीं रहा है, तो ये गलत हो गया। ज़्यादा तो हो नहीं सकता क्योंकि एम जी इससे तो ऑब्वियसली कमी आएगी क्योंकि एडिशनल नॉर्मल लगा। अब जब ये गलत तो ये वाला कहाँ सही हो जाएगा? इज़ नॉट लेस देन मतलब क्या, ग्रेटर देन नहीं है तो बचा क्या, इज़ नॉट ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। यहाँ क्वेश्चन में गिवन क्या है, स्टोन ऑफ मास m is tied to a string of length L and rotated in a circle with the other end of the string is at center. The speed of the stone is b. The string breaks. The stone will move. तो अगर ये ऐसे से चल रहा है सर्कुलर ट्रैक पर, अगर मान लो ये यहाँ से स्टोन बंधा हुआ है, इस जगह से यहाँ से बंधा था, ये ऐसे घूम रहा था v वेलोसिटी से, इस समय इसकी वेलोसिटी इधर होगी। अगर ये टेंशन ही तो है जो इसको घुमा रहा है, अगर ये टूट गया, ये रस्सी टूट गई, ये वाली चीज़ हट गई, तो ये जो मास है ये ऐसे ही भागता चला जाएगा, ऐसे टेंजेंशियली, तो टेंजेंट के लॉन्ग भागता चला जाएगा। क्यों? इनर्शिया वेलोसिटी जो जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहेगा। हाँ, फोर्स था तो लगातार इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा था, फोर्स चला गया इसलिए कोई है नहीं डायरेक्शन चेंज करने के लिए, इसलिए सी आंसर आ जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है? अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन रोटेटिंग टर्न टेबल, जस्ट स्लिप इफ इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो जस्ट स्लिप कर जाएगा, मतलब ऐसे टर्न टेबल होगी, मान लो यहाँ पर ये टर्न टेबल बना देते हैं हम। ये टर्न टेबल घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो ये ऐसे मान लो रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, और यहाँ पे हमने बता रखा है, कुछ रख रखा है कुछ दूरी पर कि जस्ट अबाउट टू स्लिप है। अब 4 सेंटीमीटर पर रखा है तो ये जस्ट स्लिप करता है। ठीक है, इफ द एंगुलर स्पीड को डबल कर दिया जाए तो कहाँ पे स्लिप करेगा? तो देखिए भाई, ये यहाँ से r डिस्टेंस पे मान लो था, अभी मान लेते हैं, तो यहाँ पे इसको कौन है जो ये स्लिप करना चाहेगा बाहर? तो इसको फ्रिक्शन जो है इसको अंदर की तरफ लेके जा रहा था, फ्रिक्शन ही था, तो फ्रिक्शन अभी इतना लगेगा और फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होगा। फ्रिक्शन तो चेंज होने से रहा, तो फ्रिक्शन तो चेंज हो नहीं रहा, मतलब अगर आपको इसको चलाना है तो ओमेगा स्क्वायर r के प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना होगा, उसको चेंज नहीं करना है। तो अगर आपने ओमेगा को डबल कर दिया है, ओमेगा को डबल कर दिया है, तो इसको अगर आपने डबल किया है तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा, तो रेडियस आपको 4 गुना कम करनी पड़ेगी, इसका मतलब है कि नहीं। इसको डबल करोगे तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा, तो ये आपका 4 गुना कम होना पड़ेगा, तभी कांस्टेंट रहेगा। तो पहले 4 सेंटीमीटर पे था, तो अभी आ जाएगा 1 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। समझ में आया? इसको फ्रिक्शन चला रहा होगा, तो उससे खेलना नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो आ गया, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि HCV के सोल्यूशन और रेडोफ के सोल्यूशन इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के लिए इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, खैर अगला क्वेश्चन क्या था, ए मोटर साइकिल इज गोइंग ऑन ओवर ब्रिज ऑफ रेडियस r। ड्राइवर ने किसी जुगाड़ से कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन कर रखी है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जैसे जैसे चढ़ेगा उस ओवरब्रिज को तो क्या होगा। जैसे मान लो इस सर्किल बना देते हैं ऐसे, अब ये जो है इस ओवरब्रिज को चढ़ना शुरू करता है, ऐसे ऐसे जाना शुरू करता है। मान लो किसी इंस्टेंट पर ये अभी यहाँ था, ठीक है, अब ये इधर की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा था जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स है। अब अगर आप यहाँ नोटिस करो तो यहाँ ये इस समय थीटा एंगल पर था, ये लग रहा है mg, और इधर की तरफ बाहर तरफ लगेगा इस पर नॉर्मल, ये हो गया थीटा। इस mg के होंगे 2 कंपोनेंट, एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा। mg cos थीटा आएगा सेंटर की तरफ, mg cos थीटा सेंटर की तरफ रहेगा, mg sin थीटा रहेगा टेंजेंट की तरफ, जो कि इसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन एनी हाउ हमने मेंटेन कर रखा, कम होने दी नहीं। खैर, अब डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, mg cos थीटा लिखेंगे, और माइनस करेंगे नॉर्मल इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई करेंगे रेडियस। रेडियस चेंज हो नहीं रहा, सो नॉर्मल की वैल्यू अगर लिखी जाएगी तो क्या लिखी जाएगी, mg
कॉस थीटा माइनस का एम बी स्क्वायर बाई आर। ये वाला फैक्टर हमने चेंज किया नहीं, ये वाला जो टर्म है हमने चेंज किया नहीं। क्यों? तुमने देखा ना वी चेंज किया, ना आर चेंज किया, ना एम चेंज किया, तो चेंज होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर एम जी भी चेंज हो रहा है, लेकिन ये थीटा चेंज हो रहा है। कैसे? जैसे से इधर आएंगे थीटा घटेगा, जब बिल्कुल सीधा हो जाएंगे तो थीटा जीरो हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। जैसे से इधर दूर रहेंगे तो थीटा बड़ा रहेगा, तो थीटा बड़ा तो कॉस थीटा की वैल्यू कम रहेगी, मतलब इस तरफ आएंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये चीज़ बढ़ेगा, मतलब नॉर्मल बढ़ेगा। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, गलत कर देते हैं। क्या गलत करते हैं? बोलते हैं नॉर्मल घटेगा जबकि नॉर्मल बढ़ेगा। जिन्होंने डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखी है उनसे गलत नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 11वां। ठीक है, क्या है 11वां क्वेश्चन, आइए देखते हैं। 3 आइडेंटिकल कार हैं ए बी सी, मूव कर रहा है सेम स्पीड से, 3 ब्रिज हैं। देखो कार ए गोज ऑन अ प्लेन, तो ये प्लेन पे जा रहा है। ठीक है, ये ए जो है ये प्लेन पे जा रहा है, तो मैं फटाफट FBD बनाते जाता हूँ जिससे कोई दिक्कत ना हो। ऐसे होगा तो यहाँ तो कोई सेंटीमीटर का कोई लफड़ा है ही नहीं, तो NA इज इक्वल टू हो जाएगा mg, क्योंकि फ्लैट रोड पे कोई सेंटीमीटर एक्सेलरेशन नहीं लगता। छोड़ो। अच्छा, अब B कॉन्वेक्स अपवर्ड, कॉन्वेक्स अपवर्ड है, ऐसा है B, ये B वाला ऐसा है, ये ऐसे हो जाएगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा NB, mg नीचे लगेगा, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, mg माइनस NB, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, mg माइनस NB करना ना मुझे, तो mg माइनस NB इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो NB की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, अगर मैं लिखने जाऊँ तो बोलूँगा क्या, NB इज इक्वल टू क्या आएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ NB इक्वल टू, डायरेक्ट यहाँ ला के लिख देता हूँ। ठीक है, NB इक्वल टू आएगा mg माइनस MA। चलो, अब तीसरा केस क्या है, कॉनकेव अपवर्ड, ऐसा वाला केस है, इस तरह वाला, नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, तो क्या आएगा, NC माइनस MG इज इक्वल टू MA। NC ऊपर रहेगा, MG नीचे रहेगा, इज इक्वल टू MA रहेगा। तो यहाँ पे NC की वैल्यू जो लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, NC इज इक्वल टू हो जाएगा MG प्लस MA। तो सबसे भयानक कौन रहेगा, NC, NC मैक्सिमम रहेगा तीनों में, फिर MG, फिर ये वाला। तो यहाँ पे क्या सही जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन लिखा उनको कोई गलती नहीं होगी, और ये नीट के लिए और जेईई मेंस के लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस बात को आप ध्यान रखिए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। बातों बातों देखो 12 नंबर पहुंच गए। एक ट्रेन है ए, रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो पहले हम अर्थ बना दें, ये अर्थ है, ये अर्थ जो है हमारी ऐसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है हमारी अर्थ। ट्रेन जो है चल रही है, तो ट्रेन की स्पीड जो हमने दी है वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दी है, तो वेस्ट टू ईस्ट जा रही है ऐसे v वेलोसिटी से। तो ये जो v है, v जो दे रखी है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दी है, ये v। अच्छा, एक और ट्रेन बना देते हैं इसी बात पे, बातों बातों में, क्योंकि एक और ट्रेन है यहाँ पे ना, तो एक और अर्थ बनाते हैं। अर्थ का डायरेक्शन थोड़ा ना बदल जाएगा घूमने का, वो तो ऐसे ही घूमता है वेस्ट से ईस्ट। अच्छा, ये जो ट्रेन है, दूसरी वाली जो ट्रेन है, ये कहाँ चल रही है, ठीक है, तो एक ट्रेन जो है ईस्ट से वेस्ट जा रही है और एक जो है वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। तो वेस्ट से ईस्ट ये हो गई और ईस्ट से वेस्ट ये हो गई। ठीक है, तो जो ट्रेन जो जा रही है, ए ट्रेन जो है ईस्ट से वेस्ट जा रही है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो जो ये लिखा जाता है इसकी जरा वो वैल्यू लिख लेते हैं। ये एक्सप्रेशन है, इसको मैं थोड़ा ढंग से ही लिख लेता हूँ पहले ऐसे। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ होता है। तो ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू बोल सकते हो, इसका सेंटर ये इस एक्सिस बोल सकते हो, जो मतलब स्टेशनरी टाइप का, उसके रिस्पेक्ट में अगर बोलो या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलो तो बोलो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ
प्लस वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ये लिखा जाएगा ऐसा, ठीक है। तो यहां पर अर्थ भी इधर है और ये भी ट्रेन भी इधर है बी वाले केस में। तो बी वाले केस में जो वेलोसिटी होगी वो दोनों जुड़ जाएंगी। अच्छा, इस वाले केस में क्या हो जाएगा, घट जाएगी। तो अर्थ की वेलोसिटी हम मान लेते हैं v है और इसकी वेलोसिटी vt है। तो यहाँ पे तो ve प्लस vte हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन उल्टा चल रहा है तो इसलिए माइनस कर देंगे अर्थ की वेलोसिटी से, ऐसा आ जाएगा। मतलब यहाँ वेलोसिटी कम होगी। कहने का मतलब है जो va होगा वो कम होगा और vv ज़्यादा होगा। तो इसका तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन b का ज़्यादा होगा, a का कम होगा, ठीक है। तो a का कम हो जाएगा, b का ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब इन्होंने पूछा क्या है, ठीक है, a प्रेसेस द ट्रैक विथ फोर्स F1 और B जो है प्रेस करता है ट्रैक को FB के साथ। तो आइए देखें, यहाँ पे ये चल रहा होगा तो एक तो सेंटर की तरफ इसको mg लगेगा, तो mg लगेगा और माइनस करोगे नॉर्मल से इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर बाई r करोगे। सो जो नॉर्मल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, mg माइनस mv स्क्वायर बाई r। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसका ज़्यादा होगा वो कम नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा। इसका मतलब B जो है कम नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा, A ज़्यादा लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये चीज़ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जो ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स कम लगाएगा, मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये फोर्स कम लगाएगा। तो B वाला कम लगाएगा, A वाला ज़्यादा लगाएगा। जिसने इस वेलोसिटी को ढंग से देख लिया, लिख लिया, उससे कभी गलत नहीं होगा। तो देखो हमने क्या किया, पहले इनकी वेलोसिटीज़ लिख ली, वेलोसिटीज़ लिख ली, उसके बाद हमने डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन लिख के काम चला लिया। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए भाई, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, अर्थ रोटेट नहीं कर रहा है, द अपरेंट वैल्यू ऑफ जी ऑन इट्स सरफेस बिल, ठीक है। अब एक बात बताओ, अर्थ के रोटेट करने का इसके एक्सेलरेशन वगैरह क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखो, अगर हम यहाँ ऐसे अर्थ ले लें और बोले कि अर्थ रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो अगर हम बोले ये इक्वेटर वाली लाइन है ये, और अगर हम यहाँ कहीं बात करें लैम्डा लैटिट्यूड पर, तो यहाँ वाला पॉइंट इस सर्किल में घूम रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है। ये तो किसी और रेडियस में घूमेगा, स्मॉल r रेडियस में घूमेगा, और ये टोटल है r। तो स्मॉल r की वैल्यू जाएगी r cos लैम्डा, ठीक है। यहाँ पर जो लगेगा वो इधर लगेगा, g इस तरफ लगेगा, अर्थ जो पुल करेगा वो लगेगा, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे लगेगा ओमेगा स्क्वायर r, वो लगेगा। अब इस सेंट्रीफ्यूगल का एक कंपोनेंट हमारा इस तरफ आएगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, तो वो आएगा ओमेगा स्क्वायर r साइन लैम्डा, यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर r कॉस लैम्डा। तो जो g इफेक्टिव आएगा, g डैश जो आएगा वो क्या आएगा, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस लैम्डा। और इसको और ढंग से लिखें तो हम बोल सकते हैं g डैश इज इक्वल टू क्या होगी, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लैम्डा। सो अगर हम लैम्डा की वैल्यू 90 रख दें, 90, तो इस जगह पे अगर कोई पॉइंट रहता तो वहाँ g डैश की वैल्यू g ही आती। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पोल्स वाले पॉइंट हैं, वहाँ पे g डैश की वैल्यू g रहती, वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा रहता है। मैंने पूरा खोल के दिखा दिया आपको, जिससे मान लो कभी अलग वैल्यू निकालना हो तो भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे खाली जो वैल्यू है वो ओमेगा से इंडिपेंडेंट है पोल की। तो इंक्रीज एवरीवेयर, डिक्रीज एवरीवेयर, रिमेन्स सेम एवरीवेयर गलत है। तो कुछ प्लेस पर इंक्रीज करेगा और कुछ पे सेम रहेगा, ये सही। इंक्रीज कहाँ करेगा, इन सब जगह पे एक्सेप्ट पोल, इन सब पे अगर ओमेगा हट जाएगा तो क्या करेगा, जी डैश से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना जी, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। अगर आप देख सकते हो क्यों, तो समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि ओमेगा के रोटेशन का हमने इफेक्ट कंसीडर कर लिया यहाँ पर। आई होप अब आपको
क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए यहाँ क्या दिया है, एक रॉड है जिसकी लेंथ है L, इसको पिवोट करते हैं एक एंड से और इसको रोटेट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है। तो ये अगर रॉड है और इसको हमने यहाँ से पिवोट कर रखा है और घुमा रखा है, ऐसे यहाँ से घुमा रहे हैं इसको, रॉड को पिवोट करने के बाद ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी घुमा रहे हैं। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि T1 T2 टेंशन है एट पॉइंट L/4 3L/4 फ्रॉम पिवोट, यहाँ से L/4 पर टेंशन, इसको हम मुजबानी कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ पे 3L/4 पर टेंशन। तो देखो यहाँ पे जब आपको कोई पकड़ के नचाता है तो आपके पैर के पंजों पे टेंशन थोड़ी ना होती है, लेकिन आपके हाथ और जहाँ से हाथ पकड़ा जाता है वहाँ बहुत भयानक टेंशन होती है। मतलब यहाँ टेंशन कम होती है, यहाँ टेंशन ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ टेंशन ज़्यादा होगी, यहाँ टेंशन कम होगी। T1 ज़्यादा होगा, T2 कम होगा ही नहीं होगा। लेकिन अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैं तरीका आपको सिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। तो देखो ये एक रॉड ले लेते हैं, यहाँ पर एक सेगमेंट ले लेते हैं हम कोई छोटा सा, ठीक है, ये यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पर है। अब आपको पता है कि यहाँ टेंशन ज़्यादा है, यहाँ टेंशन ज़्यादा है, T प्लस dt है, और यहाँ पर टेंशन क्या है, T है खाली, और इधर टेंशन क्या है, 0 है एंड पे ना। तो अब यहाँ पर टेंशन dt है तो dt लिखोगे, यही dt टेंशन, क्योंकि T प्लस dt और T में जो dt डोमिनेटिंग है वही तुमको घुमा रहा है, किसको, इस dm मास को, dm ओमेगा स्क्वायर x, ये हो जाएगा। अब एक खास बात और देख लो यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करने जाऊँगा, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करूँगा मैं, तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करूँगा वो बता देता हूँ मैं आपको। x इज इक्वल टू एल से लेके आप इंटीग्रेट करोगे किसी x इज इक्वल टू एक्स तक, ठीक है, और x इज इक्वल टू एल पे टेंशन है 0 और यहाँ पे टेंशन है t। देखो यहाँ से इधर जा रहे हो, x बढ़ रहा है लेकिन टेंशन घट रहा है, इसलिए आपको एक माइनस लगाना पड़ेगा एडिशनल, क्योंकि x के साथ ये घट रहा है, ठीक है। तो टेंशन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पर dm लिखोगे तो क्या लिखोगे, m/l dx लिखोगे, तो मैं उसको डायरेक्ट लिख दिया मैंने, m/l ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये टेंशन आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये टेंशन आपको मिल जाएगी। अब x इज इक्वल टू एल रखो 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो भी आपको टेंशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस जगह पे जो पिवोट एंड है वहाँ पे आपको टेंशन मिल सकता है, या कहीं पे निकालना हो तो आप टेंशन अब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन आप मुझबानी भी इसको, ओरली भी इसको देख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका एक बॉब है और मास m है, सस्पेंड किया जाता है सीलिंग के कार से, और ये टाइट कर एक इन्हें फिल्म में अपना स्टंट हो रहा था। द कार मूव्स अप अलोंग इंक्लाइन क्लिफ एट ए स्पीड v एंड मेक्स अ जंप टू लीव द क्लिफ एंड लैंड्स एट सम डिस्टेंस। लेट r बी द मैक्सिमम हाइट, कोई मैक्सिमम हाइट r है, ऑफ द कार फ्रॉम द टॉप ऑफ जो भी है। टेंशन इन स्ट्रिंग ऑफ द कार, जब वो हवा में होगी तब, यार जब ये कार यहाँ से चली, यहाँ से हवा में आ गई तब तो फ्री फॉलिंग हो गई, ठीक है। जब ये फ्री फॉलिंग हो गई, ठीक है, फ्री फॉल करने लग गई, ग्रेविटी वाला पोर्शन तो गायब हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं, एक कार ऐसे जा रही थी, सिंपल पेंडुलम यहाँ पे लग रहा था और अपना कार मूव कर रही थी, और ये एकदम से जंप मार गया क्लिफ से, तो ये तो फ्री फॉल करने लग गया। तो ऐसे गया होगा तो फ्री फॉल कर रहा है, जब फ्री फॉल कर रहा है तो टेंशन 0 हो जाएगा, कुछ सोचने की इसमें खास ज़रूरत है ही नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, लेट थीटा डिनोट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन वर्टिकल प्लेन, द मास ऑफ द बॉब इज m, द टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सिंपल पेंडुलम है और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में। तो ऐसे मान लो ऑसिलेट कर रहा था। अब यहाँ पर mg cos थीटा की बात कर रहे हैं ये। तो एक बात बताओ, किसी इंस्टेंट पे मान लो ये थीटा है, यहाँ पे ये ऑसिलेट कर रहा था, तो यहाँ पे मान लेते इसके पास वेलोसिटी v थी, तो इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगेगा, वो सेंट्रीपिटल होगा,
और यहाँ पे क्या लगेगा, mg लगेगा। इस mg के दो पार्ट होंगे, एक होगा mg cos थीटा, एक होगा mg sin थीटा। होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे होगा एक टेंशन। सो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन लिखेंगे तो टेंशन माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा mv²/r। जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी वहीं पर t इज इक्वल टू mg cos थीटा होगा। और वेलोसिटी कहाँ जीरो होती है? एक्सट्रीम पे होती है। मीन पे तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऑलवेज गलत है, नेवर गलत है। मीन पे तो बात ही मत करना, ठीक है, टेंशन बढ़ जाएगा। खाली एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, तो इसलिए सी आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन को। दूसरा सेक्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव 2। यहाँ पे एक से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर मतलब सही होंगे। एक ऑब्जेक्ट है जो फॉलो करता है कर्व पाथ। द फॉलोइंग क्वांटिटीज मे रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन। कौन सी क्वांटिटी जो है ड्यूरिंग मोशन कांस्टेंट रहेंगी? ठीक है, सर्कुलर पाथ, कर्व पाथ पे जा रहा है, मान लो कर्व पाथ पे जा रहा है ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन जो है लगातार बदलेगी। डायरेक्शन लगातार बदलेगी। डायरेक्शन बदलेगा, अगर मान लो डायरेक्शन बदलेगा तो इसका एक्सेलरेशन इधर लगेगा। मान लो खाली स्पीड कांस्टेंट, तो एक एक्सेलरेशन अभी इधर लगेगा, फिर कभी इधर लगेगा, फिर कभी इधर लगेगा, तो मतलब इसका एक्सेलरेशन भी बदलेगा। हाँ, अगर इसका डायरेक्शन बदल रहा है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है और ये सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, स्पीड कांस्टेंट है और सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, ठीक है, तो हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, लेकिन डायरेक्शन अभी भी बदलेगा, डायरेक्शन अभी भी इसका चेंज होगा। तो अब बात करते हैं, तो क्या चीज़ कांस्टेंट रह सकता है? स्पीड कांस्टेंट रह सकता है, वेलोसिटी तो कभी नहीं, कर्व पे तो वेलोसिटी कभी नहीं, एक्सेलरेशन तो कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, जैसे सर्कुलर ट्रैक पर चले यूनिफॉर्म स्पीड से। खाली एक्सेलरेशन तो कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, डायरेक्शन तो बदलनी पड़ेगी इसको। इसलिए क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए एंड डी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? एज्यूम दैट अर्थ गोज अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट और कांस्टेंट स्पीड है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, मतलब पूरा जो राउंड कर रहा है ऐसे कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो एक राउंड कितनी देर में करेगा? तो मतलब दो एवरेज वेलोसिटी ऑफ सन 1 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में जीरो। देखो एवरेज वेलोसिटी तब जीरो है जहाँ से चला था वहीं पहुँच जाए, तो एक साल तो लगाएगा ही, ये तो एक साल है नहीं। एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द एबव पीरियड इज 60 किलोमीटर पर सेकेंड। तो देखो 1 जून से यहाँ तक गया है, तो यहाँ आधा हुआ है साल। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यही हुआ ना, तो आधा हुआ। चेंज इन वेलोसिटी है 60, एक्सेलरेशन थोड़ी ना 60 है, गलत हो गया ये भी। एवरेज स्पीड फ्रॉम 1 जनवरी 90 से 31st, तो एवरेज स्पीड कैसे जीरो हो जाएगा? कोई पार्टिकल चल रहा है तो एवरेज स्पीड कभी जीरो हो ही नहीं सकता। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ पॉइंट्स टुवर्ड्स द सन। हाँ, अगर ये सन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है तो ऑब्वियस है, और यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा जो हमेशा सन की तरफ होगा। ये बात तो समझ में आती है, तो ये डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें फालतू में बच्चों को डाउट हो जाता है, लेकिन ध्यान से सोचो तो कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन अबाउट द ओरिजिन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। ठीक है, मतलब डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप कर रहा है। ठीक है, और सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, इसका मतलब ये पक्का हो गया कि इसकी स्पीड भी कांस्टेंट होगी, तभी तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करेगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं होता सर्कुलर ट्रैक पे, है ना। तो वेलोसिटी, फिर सर्कुलर ट्रैक पे वेलोसिटी, सर्कुलर ट्रैक पे वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब पाप, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करेगा, इसलिए। ठीक है, तो स्पीड इसकी कांस्टेंट रहेगी। अब कैसे कांस्टेंट रहेगी वो मैं बता देता हूँ। पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है, डी ए बाई डी टी लिखेंगे तो क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ जो ये वाला पोर्शन होगा, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये छोटे से सेक्शन की बात कर रहे हैं, हर सेक्शन में ये हर सेक्शन का एरिया लिखना जा रहे हैं। तो अगर इस छोटे से सेक्शन का एरिया हम लिख ही लें, इस छोटे से सेक्शन का एरिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मान लो थीटा होता तो थीटा लिखते, आर स्क्वायर लिखते, बाई 2 लिखते,
ये आता छोटा सा एरिया, और डी ए बाई डी टी करते तो डी थीटा बाई डी टी तुम्हारा ओमेगा आ जाता, तो ये क्या आ जाता, तो इसको लिखते डी ए बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ डी थीटा बाई डी टी क्या जाता, ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, आर चेंज नहीं हो रहा, ओमेगा कांस्टेंट है, तभी तो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। मतलब मोटा मोटा बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में हमने तुमको समझा दिया कि ये हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, बाकी जो लोग वो क्या बोलते हैं, केपलर्स लॉ जानते हैं, वो समझते हैं कि अगर सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है तो स्पीड कांस्टेंट होगी, तभी इक्वल टाइम इक्वल एरिया स्वैप करेगा, ग्रेविटेशन में उनको पता चल जाएगा। लेकिन अभी तो हम इतना समझ ही सकते हैं। एक्सेलरेशन रिमेन, फिर वही बात, एक्सेलरेशन कैसे कांस्टेंट हो सकता है, सर्कुलर ट्रैक पर चलेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, हाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो रहेगा तो कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों जीरो रहेगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल रखा है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया घूम रहा है, इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी और डी आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए क्या दे रखा है, एक पार्टिकल स्पाइरल पाथ पे चल रहा है, पार्टिकल इज गोइंग ऑन स्पाइरल पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है इसकी। ठीक है, वेलोसिटी तो पार्टिकल इज कांस्टेंट, फिर से वही बात, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। एक्सेलरेशन तो पार्टिकल, फिर वही बात, कर्व पे चल रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है ना, हाँ स्पीड कांस्टेंट है तो हो सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्योंकि लगातार इसकी डायरेक्शन ही तो चेंज कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है। मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन कैसे डिक्रीज करेगा, स्पाइरल पाथ है, फिक्स रेडियस का है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कार ऑफ मास m is moving on a horizontal circular path of radius r at an instant its speed is v and is increasing at a rate a। तो अगर सर्कुलर ट्रैक पे कोई चल रहा है, ग्राउंड पे चल रहा है, तो इसकी स्पीड बढ़ रही है ए रेट से, तो एक एक्सेलरेशन तो यहाँ हो गया, एक एक्सेलरेशन तुम्हारा इधर सेंट्रीपिटल हो गया, दोनों का रिजल्टेंट मिला के एक एक्सेलरेशन जो आएगा वो इस तरफ आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, यही तो होगा। तो ये एक्सेलरेशन आया किसकी वजह से, ये इसको जो एक्सेलरेशन दिया है, इसको ग्राउंड ने दिया है, और कोई तो दे नहीं सकता, तो फ्रिक्शन ने दिया होगा, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा म्यू जी के बराबर। ठीक है, म्यू जी ने दिया है इसको एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, सेंटर तरफ तो नहीं होगा, सेंटर तरफ तो सेंट्रीपिटल होता है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज टुवर्ड्स सेंटर, गलत है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर आर, ऑब्वियस है म्यू जी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, म्यू जी की जो वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के रूट ओवर से के बराबर है, ऐसे ये, तो इसका मतलब ये वाली बात सही हो जाएगी। फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द कार इज नॉट लेस देन ए बाई जी, सही बात है, खुद भी देख लो, ये ए के बराबर थोड़ा ना, इससे ज़्यादा है ना। अब द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड कार इज वी स्क्वायर बाई आर जी, म्यू इज इक्वल टू टैन, ये म्यू इज इक्वल टू टैन इनवर्स वी बाई आर जी, ये कहाँ से दिख रहा है आपको, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो आपके आंसर कौन है, बी और सी करेक्ट आंसर हो गए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक सर्कुलर रोड दे रखी है, ठीक है, जिसका रेडियस दे रखा है और बैंक किया गया है 40 किलोमीटर पर आवर के लिए। ठीक है, कार जो है मतलब जो जा रहा है सर्कुलर रेडियस पे जा रहा है, सर्कुलर रोड पे जा रहा है। द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड इज नेग्लिजिबल, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये इंक्लाइन प्लेन पे कोई गाड़ी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे घूम रही है, तो यहाँ नॉर्मल लगेगा और यहाँ एम जी लगेगा ऐसे सीधा, ये थीटा एंगल पे मान लो बैंक थी, तो नॉर्मल का ये कंपोनेंट एन साइन थीटा इसको जो है सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कराएगा, एन कॉस थीटा इसके वेट को बैलेंस करेगा, यहाँ पे एन कॉस थीटा आएगा ऐसे, देखो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू तो एम जी हो गया, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी हो गया, ये एक बात दी हो गई, और एन साइन थीटा यहां प्रोवाइड कराएगा इसको क्या, एम वी स्क्वायर बाई आर। अब आगे बात करते हैं, कार कैन नॉट मेक टर्न विदाउट स्किडिंग। ठीक है, द कार कैन नॉट मेक टर्न विदाउट स्किडिंग, कर सकती है अगर एन से एन थीटा हेल्प करेगा तो कर सकता है, गलत हो गया। इफ द कार टर्न्स एट अ स्पीड लेस देन, अगर इससे कम हुआ तो
फिसल जाएगा, इतना तो रखना पड़ेगा इसको, नहीं तो गड़बड़ जाएगा। इफ द कार टर्न्स, मतलब इसको इतना एन साइन थीटा के हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा ना, ये कह रहे हैं हम। इफ द कार टर्न्स एट अ करेक्ट स्पीड इतना द फोर्स बाई द रोड ऑन अ कार इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। भाई यार गलत है। एन की वैल्यू आएगी, एन पूछ रहे हैं तो एन की वैल्यू जाएगी एम जी बाई कॉस थीटा, इतना होगा, इतना देगा ग्राउंड। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। डी, इफ द कार टर्न्स द करेक्ट स्पीड इतना द फोर्स और बाई द रोड इज ग्रेटर देन एम जी एज वेल एज ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर। यार सही है, एन इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा भी है, एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा भी है। तो ये एम वी स्क्वायर बाई आर से दोनों केस ही ज़्यादा है। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आखिरी में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्वेश्चन में दिया क्या है, अ पर्सन अप्लाइज अ कांस्टेंट फोर्स वेक्टर एफ on a particle of mass m and finds that the particle moves on a circle with radius r with uniform speed as seen from inertial frame of reference। तो अगर कोई सर्किल पे चल रहा है, बोल रहे हैं एक फोर्स लगा रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स, मतलब उसकी डायरेक्शन भी फिक्स है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, और वो सर्किल पे भी चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर फोर्स मैं यहाँ हमेशा फिक्स कर दूँ कि ये हमेशा इधर ही लगेगा, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, डायरेक्शन भी फिक्स है, तो आपको एक फोर्स तो और लगाना पड़ेगा या और कई सारे फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, जिससे कि इन सभी का रिजल्टेंट इसका प्लस उस फोर्स का मिला के जो रिजल्टेंट हो वो सेंटर तरफ हो, है ना। जैसे मान लो इस जगह पे मुझे एक फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, तभी तो इनका मिला के रिजल्टेंट इधर तरफ आएगा। यहाँ पे एक फोर्स इधर लगाना पड़ेगा जिससे इनका रिजल्टेंट इधर तरफ हो, यहाँ पे एक फोर्स इधर लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स हो सकता है ना ही लगाना पड़े, इसी से काम चल जाए। तो दिस इज नॉट पॉसिबल कहना तो गलत है, पॉसिबल तो है बेटा। ठीक है ना, कोई और भी फोर्स है या फोर्सेस हैं। द रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेस इज नहीं है, अदर फोर्सेस का रिजल्टेंट नहीं, इसका मिला के उसके साथ द रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेस वेरीज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। हाँ, ये इस फोर्स की बात करें, इनका डायरेक्शन भी बदल रहा है, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा होगा। सही बात है, ये सही है। ठीक है, यहाँ ये कंफ्यूज मत होना, ये रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेस का खाली पूछ रहे हैं, टोटल रिजल्टेंट नहीं पूछ रहे हैं, विद इसके नहीं, है ना, उनका पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे बी और डी हो जाएगा। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन थे। बाकी इस चैनल को आप देखते रहिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। क्यों, बहुत जल्दी अगले चैप्टर का सलूशन हम पोस्ट करने जा रहे हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई